हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है गौरव मुदगल और मैं एक डॉक्टर हूँ जो कि अमेरिका में अपनी आगे की पढ़ाई करने आया हुआ। मैंने अपना एमबीबीएस एक गवर्नमेंट कॉलेज से इंडिया में किया था और उसके बाद मैं अब अपनी स्पेशलाइजेशन मतलब आगे की जो पढ़ाई होती है वो आगे मैं अब अमेरिका में करने के लिए आया हुआ हूँ, और जिसे कि कहते हैं यूएसएमएलई। तो मैं उसकी प्रोसेस में अभी हूँ और मैं अप्लाई कर रहा हूँ रेजिडेंसी के लिए। रेजिडेंसी का मतलब होता है कि आप हायर एजुकेशन करने के लिए आप अमेरिका में आते हो और यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग और इनके हॉस्पिटल्स में आप ट्रेंड होते हो। यहाँ पे प्रैक्टिस करने का आपका लाइसेंस मिलता है और आप यहाँ पे एक डॉक्टर बनते हो। तो मेरी जो बेसिक आज की बात रहेगी वो रहेगी कि कैसे एक इंडिया का डॉक्टर अमेरिका में डॉक्टर बन सकता है। तो चलो आज आपको मैं बताता हूँ कि कैसे एक अमेरिका में डॉक्टर बनने की पूरी तरीका क्या होता है। तो जैसे आपने मेडिकल स्कूल यानी मेडिकल कॉलेज में बच्चे अपना 12th पास करने के बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जो कि अब नीट यूजी होता है। नीट यूजी एग्ज़ाम देने के बाद में आप मेडिकल कॉलेज में घुसते हो, मतलब आप एंटर करते हो मेडिकल कॉलेज में और वहाँ पे अपने 5.5 साल एमबीबीएस की डिग्री पूरी करते हो, जो कि मैंने भी की है। तो उसको करने के बाद में आप इंडिया में भी डॉक्टर बन सकते हो। उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग लेनी होती है, जिसे कि कहते हैं एमडी और एमएस और डीएनबी। तो डीएनबी एमडी एमएस एक स्पेशलाइजेशन की डिग्रीज़ होती हैं, जिसको कि इंडिया में आप एक नीट की पीजी एग्ज़ाम देने के बाद में आप लेते हो। ऐसे ही अगर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है अमेरिका में आके और अमेरिका में प्रैक्टिस करनी है मेडिसिन, तो आपको एक और एग्ज़ाम देना होता है जिसका नाम होता है यूएसएमएलई। तो यूएसएमएलई वो एग्ज़ाम है जो कि आपको एक रजिस्टर्ड डॉक्टर बनाता है अमेरिका में। इसको ऐसे कह सकते हो जैसे कि इंडिया के लोग, कुछ लोग जो बाहर जाते हैं, रशिया में जाते हैं, चाइना में जाते हैं या और किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ से अपनी मेडिकल की डिग्री पूरी करके आते हैं। जैसे कि उनकी कोई एमबीबीएस होती है, कहीं और कोई डिग्री का नाम होता है, वो करके आने के बाद में वो इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना एग्ज़ाम देना होता है। तो उन्हें अपना एक एग्ज़ाम देना होता है जिसका नाम होता है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन। जो एग्ज़ाम होता है वो देने के बाद वो इंडिया में लाइसेंस हो जाते हैं कि वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम अमेरिका के लिए जो भी इंडिया का डॉक्टर होता है या कहीं का भी डॉक्टर होता है, चाहे पाकिस्तान समझ लो, मैक्सिको समझ लो, जो कि अमेरिका का नहीं है, कहीं जिसने अमेरिका से मेडिकल की डिग्री नहीं की होती, वो अगर अमेरिका में डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे ये यूएसएमएलई एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। ये एग्ज़ाम्स 3 स्टेजेस में होते हैं, 3 स्टेज होते हैं इनके। पहला होता है यूएसएमएलई स्टेप 1 एग्ज़ाम, फिर दूसरा होता है स्टेप 2C के एग्ज़ाम, यूएसएमएलई स्टेप 2C के एग्ज़ाम। एंड पहले हुआ करता था स्टेप 2CS एग्ज़ाम, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि कोविड पेंडेमिक के बाद में उन्होंने हॉस्पिटल में अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से कि स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल अलाउ नहीं करते हैं, तो जिस वजह से कि स्टेप 2CS एग्ज़ाम वो जो होता है वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो उसकी जगह पे इन्होंने एक इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड आप अपने पेशेंट से कम्युनिकेट कर पाओ, उसके लिए एक टेस्ट रखा हुआ है जिसका नाम है OET, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। इन 3 एग्ज़ाम को देने के बाद में आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर बनते हो जब आप ECFMG में यानी एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में आप रजिस्टर करके ये 3 एग्ज़ाम दे के फिर अप्लाई करते हो, तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनता है। तो यहाँ पे अमेरिका में आप वो डॉक्टर बनते हो, आपको एक लाइसेंस मिलता है। अब अमेरिका ऐसा नहीं है कि अमेरिका आपको तुरंत के तुरंत परमिट कर दे कि आप डॉक्टर तुरंत के तुरंत बन जाओ। आप प्रैक्टिस उसके बाद तुरंत नहीं कर सकते। उसके बाद आपको स्पेशलिटी ट्रेनिंग में आपको घुसना होता है। स्पेशलिटी ट्रेनिंग मतलब जैसे इंडिया में MD MS और DNB होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी MD होती है, वो स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होती है, उसको रेजिडेंसी कहते हैं। तो उसमें घुसने के लिए आपको अप्लाई करना होता है ERAS में। तो ERAS एक इलेक्ट्रॉनिक वे है जिसमें कि आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप अपनी स्पेशलिटी में अप्लाई करते हो, फिर वो इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेने के बाद आपको रेजिडेंसी की पोजीशन देते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू कि आप अमेरिका में डॉक्टर बन सकते हो। तो अमेरिका में डॉक्टर बनने की इस प्रोसेस को आपको डिटेल में समझाने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है।
तो आपको समझाता हूँ कि क्या प्रोसेस होती है। तो जैसे ही कुछ लोगों के, जैसे किसी के अगर फैमिली मेम्बर अमेरिका में डॉक्टर हैं या उनको पहले से पता है, उनका गोल होता है कि उन्हें USMLE करके अमेरिका में डॉक्टर बनना है, तो वो पहले से स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, कि जैसे कि मुझे नहीं पता था कि USMLE कैसे करते हैं। तो मैंने अपनी MBBS पूरी कंप्लीट कर ली। मेरे को था मन कि मैं USMLE करूं, पर MBBS कंप्लीट होने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे अब USMLE करना है, क्योंकि मुझे अमेरिका की सिस्टम में अपनी ट्रेनिंग लेनी है, मुझे अपनी आगे की जो पढ़ाई है वो अमेरिका के सिस्टम में करनी है। तो मैंने USMLE के एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किए। पहले मेरे पास में कोई गाइडेंस नहीं था, तो मैंने स्टार्ट की पढ़ाई करना। तो स्टार्ट करने का कैसे होता है कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोसेस होती है, USMLE स्टेप 1 का एग्ज़ाम होता है, वो 8 घंटे का होता है, जिसमें कि 45 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, ठीक है। और इसमें 7 स्लॉट होते हैं 40-40 क्वेश्चन के, जो कि आपको हर हर 1 घंटे में आपको एक स्लॉट पूरा करना होता है। बीच में 45 मिनट्स का आपको ब्रेक मिलता है, और आप 15 मिनट का इनिशियली मिला के आपके जो स्लॉट्स होते हैं 8 घंटे बना देते हैं। 45 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स प्लस 7 आवर्स, तो 8 घंटे का स्टेप 1 का एग्ज़ाम होता है। स्टेप 1 के एग्ज़ाम में आता क्या क्या है? तो स्टेप 1 के एग्ज़ाम में आपकी बेसिक साइंसेज आती हैं, जो मेडिकल कॉलेज की बेसिक साइंसेज होती हैं, जैसे कि आपका एनाटमी आती है, पैथोलॉजी आती है, फार्माकोलॉजी आती है, और आपके बायोकेमिस्ट्री आती है, और फिजियोलॉजी आती है, और उसमें इम्यूनोलॉजी भी आती है, जो कि हम उसको साथ में, जो इंडिया के जो डॉक्टर्स होते हैं उसको साथ में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के साथ में, माइक्रोबायोलॉजी के साथ में माइक्रोबायोलॉजी भी आती है। फॉरेंसिक नहीं आती, फॉरेंसिक की जगह पे एथिक्स आती है, जो कि हमें नहीं ज़्यादा पढ़ाई जाती, पर वो हमें पढ़नी होती है अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, कि यहाँ पे एथिक्स को बहुत लोग मानते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये होता है कि स्टेप 1 का एग्ज़ाम। तो स्टेप 1 के एग्ज़ाम देने के बाद में आपको देना होता है स्टेप 2C के एग्ज़ाम, जो कि करीबन 9 घंटे का एग्ज़ाम है, जिसमें कि 7 स्लॉट की जगह पे 8 स्लॉट आते हैं। 8 मतलब 40-40 क्वेश्चन के 8 स्लॉट्स आएंगे, तो 8 घंटे ये, और फिर 45 मिनट का ब्रेक, और 15 मिनट स्टार्टिंग में पढ़ने के क्वेश्चन। तो ये सब मिला के आपको 9 घंटे हो जाते हैं। तो ये 9 घंटे का एग्ज़ाम स्टेप 2C के होता है, और इसके लिए भी बच्चों को तैयारी करनी होती है। जो भी डॉक्टर्स होते हैं या जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, उनको ये तैयारी करनी होती है। तो उसकी तैयारी करने का प्रोसीजर ये होता है कि आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि ज़्यादातर MBBS में क्या होता है कि आपके फर्स्ट 2 ईयर्स जो होते हैं, फर्स्ट प्रोफेशनल एंड सेकंड प्रोफेशनल, वो होते हैं बेसिक साइंस। तो वो स्टेप 1 कवर करता है। पर जो उसके बाद के जो 2 और साल होते हैं, जो कि आपके फाइनल प्रॉफ और प्री फाइनल प्रॉफ, जिसे कि थर्ड प्रॉफ का पार्ट 1 पार्ट 2 भी कहते हैं, उसमें जो सारे क्लिनिकल, जैसे कि ENT, ऑफ्थैल्मोलॉजी, और मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, और उसके साथ में पीडियाट्रिक्स, और ये डर्मेटोलॉजी और एनेस्थीसिया, ये सारे इसमें कवर होते हैं, रेडियोलॉजी भी। तो इसे कहते हैं क्लिनिकल नॉलेज एग्ज़ाम। तो ये होता है स्टेप 2C के। तो ये 9 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है, ये आपके क्लिनिकल नॉलेज को टेस्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो भी क्लिनिकल अमेरिकन सिस्टम में ये होता है कि चाहे आप बेसिक साइंस के मतलब स्टेप 1 भी दे रहे हो या स्टेप 2 भी दे रहे हो, वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी क्लिनिकली बेस्ड होती हैं। क्लिनिकल क्वेश्चन देते हैं और उसका आपको आंसर देना होता है। तो स्टेप 2C के ज़्यादा क्लिनिकल हो जाता है, और स्टेप 1 में थोड़ा सा बेसिक साइंस को लेके क्लिनिकल क्वेश्चंस बनते हैं। काफ़ी टफ होता है ये एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है कि हर कोई तुरंत के तुरंत दे देता है। कुछ लोग इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग 2 महीने में भी दे देते हैं प्रिपेयर करके, कुछ लोग होते हैं कि जिनको 6 महीने भी लगते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम लेते हो, आप कितने टाइम में पूरा कर पाते हो अपनी प्रोसेस को, अपने कितने अच्छे से, क्योंकि आपको वो स्टेमिना बनाना होता है कि आप, जैसे नीट PG का एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होता है, और एम्स का आई थिंक 2.5 घंटे या 3 घंटे का एग्ज़ाम वो भी होता है। उनमें क्या है कि उनमें आपकी उस लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पूछी जाती, और उस लेवल के क्वेश्चन नहीं होते जितने कि USMLE एग्ज़ाम में। मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे दोनों चीज़ों के बारे में पता है, तो इसलिए मैं उन्हें कंपेयर करके बता सकता हूँ कि
यूएसएमएलई के क्वेश्चन बहुत इन डेप्थ होते हैं और उसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है कि आपके सामने एक पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है और आपको उसको कैसे मैनेज करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको अभी इंडिया अडॉप्ट कर रहा है, इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम अडॉप्ट कर रहा है इस सारी चीज़ को, पर अभी तक आया नहीं है, उतना अच्छे से नहीं आया। और ये यूएसएमएलई के सिस्टम में ये इनकी जो मतलब हर क्वेश्चन में यही होता है कि क्लिनिकल सिनेरियो, जिसे कि कहते हैं क्लिनिकल विनेट, वो होती है और उसका आंसर देना होता है आपको। तो इस हिसाब से आपका सारा प्रोसेस होता है। अब स्टेप 2C के देने के बाद में आपको OET का एग्ज़ाम देना होता है, जो कि OET का एग्ज़ाम क्या है कि एक तरीके से पहले जो होता था स्टेप 2CS होता था, क्लिनिकल स्किल, जिसमें कि वो भी 9 घंटे का एग्ज़ाम होता था, जिसमें कि आपको पेशेंट अलॉट होते थे, उनके बारे में आपको हिस्ट्री लेनी होती थी, उनका फिज़िकल एग्जामिनेशन करना होता था, फिर आपको डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन सब कुछ प्रेजेंट करना होता था। तो डॉक्टर आपके क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल के बेसिस पे आपको जज करके पास या फेल करते थे, बट इसमें नहीं होता। अब OET में क्या है कि OET एक तरीके से आपकी इंग्लिश टेस्ट करता है कि आप पेशेंट से किस वे में आप बात कर सकते हो। तो अगर आप डॉक्टर हो, अमेरिका में डॉक्टर हो, आप पेशेंट से बात ही नहीं कर सकते तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो आप डॉक्टर कैसे ही बन पाओगे। तो इट जस्ट एक तरीके से ऐसे है कि ये टेस्ट करता है आपकी कैपेबिलिटी कि आप पेशेंट से कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम हो गया। तो तीनों एग्ज़ाम स्टेप 1, स्टेप 2C के और OET एग्ज़ाम, ये तीनों एग्ज़ाम देने के बाद में आपको ECFMG सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता है। अब ECFMG सर्टिफिकेशन आप के सारे कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स और अमेरिका के आपके स्कोर्स एंड USMLE के स्कोर्स और OET के रिज़ल्ट सबको मिला के वो आपकी प्रोफाइल को एसेस करते हैं और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट देते हैं, जिसका मतलब कि आप अमेरिका में डॉक्टर हो। मैं अभी अमेरिका में डॉक्टर हूँ। मैंने अभी अपना ECFMG सर्टिफिकेट कुछ ही टाइम पहले मिला है मुझे, क्योंकि मैंने तीनों एग्ज़ाम क्लियर कर लिए थे, काफ़ी अच्छे से क्लियर किए। और अभी मैं ERAS एक होता है जो कि एक ERAS प्लेटफॉर्म होता है। ERAS प्लेटफॉर्म का मतलब जैसे कि आप इसमें अप्लाई करते हो डिफरेंट स्पेशलिटी, डिफरेंट हॉस्पिटल में, एक तरीके से काउंसलिंग समझ लो आप। इंडिया के लेवल में काउंसलिंग होती है, तो ये इंडिया के लेवल में एक तरीके से काउंसलिंग है। तो काउंसलिंग की प्रोसेस को यहाँ पे ERAS कहते हैं। अपने यहाँ पे इंडिया में ये होता है कि आप काउंसलिंग में आप अपना हॉस्पिटल चूज़ करते हो। जब आपकी रैंक आ जाती है तो आप हॉस्पिटल चूज़ करते हो, ब्रांच चूज़ करते हो और उसमें एंटर कर जाते हो। आपसे कोई कुछ नहीं कहता कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है, आपने जैसे जिस हिसाब से भी चूज़ किया। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका में पहले दिन से आपको ये सोच के रखना है कि आपको कौन सी स्पेशलिटी चाहिए, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, उसके हिसाब से अपना पूरा रेज्यूमे CV बनाना है, और वो ही आपके मैच होने की, आपके रेजिडेंसी मिलने का सबसे बड़ा तरीका होता है। तो आपको स्टेप 1 देने से पहले आपको ये सोचना होता है कि आपको किस में रेजिडेंसी करनी है, किस में आपको स्पेशलाइजेशन करनी है। यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो ऐसे होता है कि जैसे मेरे को इंटरनल मेडिसिन करनी है, तो मैंने स्टार्ट किया कि मैंने इंटरनल मेडिसिन में अपने सारे जो यहाँ पे, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको क्लिनिकल इलेक्टिव्स करने होते हैं। इलेक्टिव्स या फिर आप उन्हें ऑब्जर्वरशिप और एक्सटर्नशिप, 3 तरीके की यहाँ पे वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होते हैं, जो कि आपको ERAS में मैच करने से पहले आपके पास में होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने इलेक्टिव्स या एक्सटर्नशिप्स या ऑब्जर्वरशिप, जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मैंने इंटरनल मेडिसिन में ही किए। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरनल मेडिसिन ही रेजिडेंसी लेनी है। तो और कुछ लोगों को जिसको सर्जरी करना होता है वो सर्जरी में करता है, वो अप्लाई करते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। तो इससे ये पता चलता है कि आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। तो जब आप ERAS में अप्लाई करोगे, जैसे काउंसलिंग की तरह, तो जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करोगे उनमें ये अपने लेटर्स लगाओगे। और जब आपकी ये एप्लीकेशन को जो हॉस्पिटल में जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ का प्रोग्राम डायरेक्टर, मतलब उनका हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट देखेगा, तो वो देखेगा कि हाँ, इस बच्चे को इस चीज़ में ही इंटरेस्ट है और इसने यहाँ काम किया है, इस फैसिलिटी में काम करके ये इस चीज़ में इतना अच्छा है, इसके स्कोर्स ये हैं, और ये इसके जो अटेंडिंग डॉक्टर हैं जहाँ पे इसने काम किया, वहाँ के डॉक्टर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं। तो जो आपको अपलोड करना होता है ERAS में।
इरास प्लेटफॉर्म में अपलोड करने के बाद में वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप जैसे ही अपलोड करते हो तो आपका जो प्रोग्राम डायरेक्टर, जहाँ पे आपने प्रोग्राम में अप्लाई किया है, वो प्रोग्राम डायरेक्टर जब आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को पढ़ता है और वो देखता है तो उसके बाद में उसे लगता है कि हाँ ये बच्चा इंटरेस्टेड है और ये मेरे प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, इसने यहाँ काम किया है, तो मुझे इसको अपने पास बुलाना चाहिए और मेरे को इसको इंटरव्यू देना चाहिए, इसका इंटरव्यू लेना चाहिए। तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इरास में अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जब आपकी प्रोफाइल को जो प्रोग्राम डायरेक्टर देखेगा और उसके बाद आपको बुलाएगा। तो आप इंटरव्यू में जब जाते हो तो वो इंटरव्यू में जाने के बाद में वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके लाइक्स डिसलाइक्स सब चीज़ देखते हैं। आप कैसे इंसान हो उनके प्रोग्राम में, मतलब उनकी रेजिडेंसी में कैसे उनके साथ काम करोगे, आपका नेचर कैसा है, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, आपका हर चीज़, मतलब हर चीज़, आपकी पर्सनैलिटी तक आपकी मैच प्रोसेस में, मतलब रेजिडेंसी में घुसने से पहले चेक होती है। तो जो कि इंडिया में नहीं होती। इंडिया में आप सीधे सीधे काउंसलिंग में अपना चॉइस को लॉक करते हो और वो हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में चले जाते हो। ऐसा यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे प्रोग्राम डायरेक्टर बुला के आपकी सारी चीज़ें देखेगा, आपकी सारी चीज़ें एक्सेस करेगा, आपको सारी चीज़ों के लिए पूछेगा कि आपको क्या पसंद है, आपको ये जगह पसंद है कि नहीं पसंद है, आपको कैसे लोग पसंद है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये सब करने के बाद में आपको वो मौका देगा कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं आपको अपनी रेजिडेंसी में पोजीशन देने के लिए। तो वो आपको पसंद करेंगे और आपको फिर उन्हें पसंद करना है। जब दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट मैच करते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है NRMP मैच। ओके, तो NRMP मैच के प्रोसेस के थ्रू आपको एक लिस्ट आप अपनी बनाते हो कि जहाँ जहाँ आपने इंटरव्यू दिया उसमें से सबसे बढ़िया कौन सा लगा, फिर उसके बाद कौन अच्छा लगा, फिर कौन अच्छा लगा, फिर कौन अच्छा लगा। ऐसे ही प्रोग्राम डायरेक्टर जो होते हैं वो बच्चों की लिस्ट बनाते हैं कि कौन सबसे बढ़िया, कौन सबसे बढ़िया नहीं है, कौन कैसे, ऐसे लिस्ट बनाते हैं। फिर उनकी मैचिंग चलती है, जो कि कंप्यूटर एल्गोरिदम है, वो कंप्यूटर अपने आप करता है। तो ये सारी प्रोसेस ऐसी है। फिर उसके बाद फाइनली आपको ईमेल आता है कि आप मैच कर गए। तो मैच करने के बाद आपको ये होता है कि हाँ आपको अब रेजिडेंसी में इस हॉस्पिटल ने आपको मैच किया। तो ये पूरी प्रोसेस को कहते हैं मैच प्रोसेस। आप अगर इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, अगर अमेरिका में डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। मतलब पहले ECFMG में रजिस्ट्रेशन, फिर USMLE स्टेप 1, फिर स्टेप 2 CK, फिर OET एग्ज़ाम, फिर आपको ECFMG सर्टिफिकेशन देना है, फिर और उसके साथ साथ आपको अलग अलग जगह अमेरिका में जाके अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में 4-4 हफ्ते के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और वो काम करने के बाद में आप फाइनली चूज़ करते हो कि कौन सी स्पेशलिटी आपको पसंद है और उसमें मैच करते हो। इरास में अप्लाई करने के बाद और इंटरव्यू देने के बाद ये प्रोसेस है पूरा। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आया हो, जो मैंने वीडियो बनाया आप सबको बेसिक नॉलेज देने के लिए। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा नहीं है, मैंने तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और मैं आपको इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिससे कि आप लोगों को जिनको पता नहीं है कि अमेरिका में डॉक्टर कैसे बनना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि यही नहीं पता है कि क्या होता है और वो सोचते हैं कि नॉर्मल इंसान कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल घर से आता हूँ। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो डॉक्टर है, या अमेरिका में मेरे घर से ऐसा भी नहीं है कि कोई अमेरिका में है। मेरे बहुत पास के घर में भी, मतलब फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो कि अमेरिका में डॉक्टर है। बट मैंने धीमे धीमे अपने आप से चीज़ों को किया और अपने आसपास के लोगों से हेल्प ली। बहुत सारे प्रोसेस में कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने मेरी हेल्प की, कुछ लोगों की मैंने हेल्प की, और मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि अभी अमेरिका में बैठ के मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, ये सारी प्रोसेस बता रहा हूँ। एक छोटे से मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट किया, मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, और मैंने वहाँ से स्टार्ट करके मैं अगर कर सकता हूँ तो कोई भी जो अमेरिका आने की चाह रखता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है, अमेरिका में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और उस एक्सपीरियंस को लेना चाहता है, एक टॉप पायनियर जो होते हैं ना, जो कि जिन्होंने मेडिकल फील्ड में जो अपने रास्ता खुद बनाते हैं, उनके अंडर में ट्रेनिंग और उनकी तरह काम करके और आगे उस चीज़ को रिसर्च करके या फिर वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज चीज़ें करके और वर्ल्ड क्लास लेवल की
मेडिकल सिस्टम में अपने आप को ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखे, ज़रूर लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। और अपने जितने सारे लोग हैं, ये वीडियो केवल डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये उन बडिंग डॉक्टर्स के लिए भी है जो कि अपने दिमाग में सोच के बैठे कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, जिसे कि मेडिकल फील्ड बहुत पसंद है। तो ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। हाँ, इसमें आपकी प्रोसेस में टाइम लगता है, आपको बहुत अपना एनर्जी, अपना टाइम और अपना सब कुछ देना पड़ता है, बट एक बार आप ये कर लेते हो उसके बाद में पता है इसका जैसे कि कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसे ही है। ये प्रोसेस बहुत बहुत लंबी और बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत आपकी एनर्जी मांगती है, पर जब अगर आप एक चीज़ ये कर लेते हो तो आपको पता है कि अमेरिका में डॉक्टर होने का मतलब क्या होता है। अमेरिका में डॉक्टर्स मतलब सोसाइटी की सबसे टॉप हायरार्की में होते हैं, मतलब टॉप लेवल पे होते हैं। और मतलब समझ ही सकते हो कि आप इंडिया के डॉक्टर्स से भी बहुत ऊपर होते हैं, और आप सोच ही सकते हो। तो मैं हर किसी से कहना चाहूँगा कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप में अगर जज्बा है, आप में वो कर दिखाने की मोटिवेशन है, आप वो करना चाहते हो, तो मैं आपके लिए ये सारी वीडियोस बनाता रहूँगा और मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँगा कि आप किस तरीके से एक नॉर्मल से नॉर्मल घर से आके, एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान होके आप इस ड्रीम को अचीव कर सकते हो। आप डॉक्टर बन सकते हो अमेरिका में। और मैं इंडिया में भी डॉक्टर बनने की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया के डॉक्टर बनने की भी बताऊँगा कि आप कैसे एक नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है कैसे एक डॉक्टर बन सकता है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। और आप सब अपना ख्याल रखो, ये कोविड का टाइम में अपना ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।